अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान शहरबानो अवान। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की लहर के हवाले से। तो DGISPR का कहना है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया। हमारी पॉलिसी दहशतगर्दी के खिलाफ है, अफगान अवाम के खिलाफ नहीं। पाकिस्तान जब भी कोई कार्रवाई करता है तो इसका बाकायदा ऐलान करता है। अफगान रजीम दहशतगर्द ठिकानों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करे। काबिल तस्दीक कार्रवाई तक अफगान रजीम से बात नहीं होगी। पाक अफगान बॉर्डर पर स्मगलिंग और पॉलिटिकल क्राइम का गठजोड़ तोड़ने की ज़रूरत है। सरहद पार से दहशतगर्दी की मुआवनत सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान की अवाम और अफवाज दहशतगर्दों के खिलाफ मुत्तहिद हैं। दहशतगर्दों का आखिरी दम तक पीछा किया जाएगा। हमारा मसला अफगान अबूरी हुकूमत से है, अफगानिस्तान के लोगों से नहीं है। दूसरी जानिब आज ही खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बनू में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर बड़ी कामयाब कार्रवाई करते हुए भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज के 22 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। उधर इस्लामाबाद कचहरी के बाहर होने वाले खुदकुश हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ सामने आई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद TTP सरगना वली महसूद ने की थी। और आपको बताएं कि IB और CTD ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 48 घंटों के अंदर 4 गिरफ्तारियां की हैं। साजिदुल्लाह उर्फ शीना ने खुदकुश हमलावर को खुदकुश जैकेट फराहम की। उन्होंने मजीद क्या कहा, पहले वो देख लेते हैं। की पूरी प्लानिंग वहां पे काबुल के अंदर बाकायदा तौर पर की गई। ये साजिद शीना जो आपको नजर आ रहा है, इसने 2015 में तहरीके तालिबान अफगानिस्तान ज्वाइन की और ये 2023 में ये मिला दादुल्ला नामी आदमी से। और ये साजिदुल्लाह और शीना जो है ये 2024 में भी जलालाबाद अफगानिस्तान गया। ये उस्मान शिनवारी ये भी अफगानिस्तान का रिहायशी है। उसने जैकेट ला के दी और तमाम मवाद प्रोवाइड किया और उसको बाकायदा तौर पे खुद लेके गया। और इसने G11 कचहरी में ये एक अफसोसनाक वाकया जो है ये पेश आया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। नाज़रीन, धमाके से मिलने वाले शवाहिद के मुताबिक खुदकुश हमलावर नंगरहार का रिहायशी था। मरकजी सहूलतकार साजिदुल्लाह उर्फ शीना ने खुद इतराफ़ किया कि वह मनसूबाबंदी और हमले से बराह रास्त जुड़ा हुआ था। दहशतगर्दों का हदफ रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बड़ा नुकसान पहुँचाना। हमले की प्लानिंग अफगानिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में और मोबाइल ऐप के जरिए की गई। इसी पर बात करेंगे। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं मेजर रिटायर्ड ज़ाहिर महमूद साहब। बहुत शुक्रिया मेजर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हम देख रहे हैं कि जनरल साहब DGISPR के बयान के बाद इस बयान को आप कैसा देखते हैं और पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत के दरमियान राबता ना रखने की पॉलिसी आप क्या समझते हैं? सिक्योरिटी सूरत हाल के लिए मज़ीद क्या ख़तरात सामने आएंगे, मज़ीद क्या असरात डालेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर द इनवाइट। जी मैं नहीं समझता कि राब्ता न रखने की कोई पॉलिसी है। बिल्कुल राब्ता तो रहता ही है स्टेट्स के दरमियान और रहना भी चाहिए। देयर आर नेबर्स। पॉलिसी सिर्फ यह कि राब्ता को इफेक्टिव तब होगा कि जब वो हमारे कंसर्न्स को एड्रेस करें। और हमारा कंसर्न एक ही है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो इस्तेमाल ना हो, क्योंकि ये जो सपोर्ट उनको वहां से मिल रही है, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रही है, जो वहां पे उनको शेल्टर्स मिल रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान से आए हुए लोग जो है वो पाकिस्तान में खुद कुछ हमले कर रहे हैं। सो दिस इज अ सीरियस चैलेंज। तो पाकिस्तान कांट अफोर्ड इट। पहले देखिए, पाकिस्तान शिकार होता रहा जी एक कंप्रोमाइज का, हमेशा कंप्रोमाइज किया, क्योंकि हमारी बड़ी लॉन्ग एफर्ट थी इस अफगानिस्तान को के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए। इतना तो अफगानिस्तान के अपने लोग अपने अफगानिस्तान के बारे में सिंसियर और लॉयल नहीं थे कि वहां पे स्टेबिलिटी हो, जितना पाकिस्तान ने एफर्ट किया। और पाकिस्तान ने भी इसलिए एफर्ट किया कि ये पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट है। मैं बगैर कोई इमोशनल बात किए, जो रिलीजियस हमारी एफिनिटी है वो सारा कुछ अपनी जगह, हम इमोशनली भी बड़े अटैच कौम है, हमें उसका बहुत नुकसान भी हुआ है। तो मैं इसलिए अब वो जो रोना है या एक वो जो गम है उसको मैं अभी लाना नहीं चाहता। रियल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान ने अपने इंटरेस्ट के लिए भी बहुत काम किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी हैव अ गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, गवर्नमेंट तो ना कहें, एक सेटअप अफगानिस्तान में बैठा हुआ है विच इज नॉट रिप्रेजेंटिंग अफगानीज। उनकी एस्पायरेशंस को या उनके मुस्तकबिल को सामने उसने नहीं रखा हुआ। उसने अपना जो इंटरेस्ट है, जो वॉर इकोनॉमी के साथ, टेररिज्म की इकोनॉमी के साथ है, उसी को उसने फोकस किया हुआ है। और अब अनफॉर्चुनेटली उसको सपोर्ट मिल गई है एक प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट की, जिसने पूरा एक स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट इनको इन ऑल डोमेन्स दे दी है टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। तो पाकिस्तान अपनी डिस्टेबलाइजेशन का जो भी फैक्टर होगा उसके साथ अब सख्त पॉलिसी या एटलीस्ट बैलेंस पॉलिसी के साथ आगे बढ़ेगा। अभी ये नहीं हो सकता कि हमारी तरफ से सिर्फ गिवन इज ऑलवेज फ्रॉम आवर साइड और हम कुछ लेना हासिल ना कर सके। तो ये पाकिस्तान की पॉलिसी है जी, वो अपने
हमारे मामलात को एड्रेस करें, और तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान इंशाल्लाह वो 2 कदम बढ़ेंगे तो पाकिस्तान 4 कदम आगे बढ़ेगा। जनरल साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारी पॉलिसी बहुत क्लियर है। पहले दिन से हमने कहा था कि अफ़गान सरजमीन जो है वो किसी सूरत भी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए। इस्लामाबाद खुदकुश हमले की प्लानिंग अफ़गानिस्तान में भी हमने देखा। पहले जो हमला हुआ बन्नू पर हुआ और उसके बाद इस्लामाबाद पर हुआ, उसमें भी जो इस्तेमाल हुए दहशतगर्द वो अफ़गान शहरी थे। क्या ये अफ़गानिस्तान की सरजमीन के इस्तेमाल पर अफ़गान रजीम की नाकामी है या फिर बदनीयती है, जानबूझकर ये सब कुछ करवाया जा रहा है? और पाकिस्तान के पास इस मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं? कि देखिए, मैं तो इसको जाती तौर पे यही समझता हूं कि ये बिल्कुल दे आर पार्ट ऑफ दिस 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 होल प्लान जी। ये तो हो नहीं सकता, दे आर नॉट दैट ऑर्डिनरी कि उनकी थिंकिंग ना हो, वो सोच ना रहे हो। यस, नॉन स्टेट एक्टर्स जरूर है, लेकिन अपने इंटरेस्ट को गार्ड करना वो जानते हैं जी। और उनका इंटरेस्ट, उनका जाती इंटरेस्ट और पावर में रहने का इंटरेस्ट है। वो देखिए ना, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेना चाहते? उसके अंदर भी 2 ग्रुप्स है जी, जो तहरीके तालिबान अफगानिस्तान है। कंधारी अपनी एक पॉलिसी रखना चाहते हैं, उनको भी फियर है कि अगर हमने तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया तो शायद ये हमारे खिलाफ होके कहीं हक्कानीज के साथ ना मिल जाए। हक्कानी भी इसलिए एक्शन नहीं लेना चाहते कि वो हमसे नफरत न शुरू कर दें और गुस्से में आके कंधारियों के साथ ना मिल जाए। और यही खतरा इन दोनों को, ISIS और ISKP के साथ भी। तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने अपना ओपन रखा हुआ है कि वो जिधर से उसको नाराज होंगे वो दूसरों के साथ, किसी और ग्रुप के साथ मिलके जो उसके परसूट्स हैं टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, रादर पाकिस्तान से ज्यादा वो इस खित्ते में एक वॉर लाइक सिचुएशन रखना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि वो वॉर से एसोसिएटेड इकोनॉमी के साथ, इलीगल स्पेक्ट्रम से मिली इकोनॉमी के साथ, नारकोटिक्स से मिली इकोनॉमी के साथ, और इंटरनेशनल प्लेयर्स को एज अ क्लाइंट के तौर पे अपने आप को पेश कर दिया है कि आप भी हमें पैसे दें और यूज करें, किसी के खिलाफ भी आपने करना हो। और सामने शरेड क्या रखा हुआ है? मजहब को सामने रखा हुआ है, एक आइडियोलॉजी को सामने रखा हुआ है, विच इज ऑल शरेड। तो पाकिस्तान में इन चीजों को सारे समझ चुके हैं। तो अब इन हालात में पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग है बट डूएबल है। हमें अपने इनर फ्रंट को ठीक करने के बाद आई थिंक एक कंसिस्टेंट पॉलिसी के साथ अब चलना होगा। अब ये नहीं हो सकता कि इंडिविजुअल्स के साथ साथ विम्सिकल होकर हम पॉलिसी में तब्दीलियां लाते रहें। सही। अच्छा, हमने देखा कि सहूलतकार जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं अफ़गानिस्तान के सहूलतकार पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए। चूँकि हम देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर बॉर्डर्स तो बंद हैं, तो ये जो लोग मुलव्विस होते हैं, क्या ये पाकिस्तान में पहले से मौजूद होते हैं? इनके नेटवर्क्स का ख़ात्मा कितना मुश्किल है और ये नेटवर्क्स किस तरह मज़ीद हम इनको ख़त्म कर सकते हैं? देखिए शहरबानो, बात इस तरह है कि इट्स अ ह्यूज बॉर्डर जी। यस, पाकिस्तान के अंदर भी इनके एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन ये बॉर्डर बिल्कुल पोरस बॉर्डर है। फेंस भी है, मॉनिटर भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं से पिलफरेजेस होती रहती हैं, क्रॉसिंग्स होती रहती हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने कई ऑपरेशन तो बॉर्डर्स के ऊपर किए जब वो क्रॉसिंग कर रहे होते हैं। तो इट्स वेरी चैलेंजिंग बॉर्डर, और लोग आते जाते रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी स्पोर्टर्स और अबेटर्स मौजूद हैं, ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेटेड लोग भी बैठे हुए हैं। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जो इनके फुट सोल्जर्स थे उनको जबरदस्ती पुश कर दिया गया था। तो इसलिए तो अभी ह्यूज नंबर में ये मारे जा रहे हैं। अभी भी जो बन्नू में रिसेंट ऑपरेशन हुआ उसमें मेरे ख्याल में 20 के 22 के करीब ये मारे गए हैं फितना अल खवारिज के लोग। इसका मतलब है कि ये यहाँ पर मौजूद है, लेकिन आना जाना इनका लगा रहता है जी। और ये इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 100% इंश्योर कर लें कि जी बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं होगी। टफ टेरेन है, पोरस बॉर्डर है, और कई ऐसी मकामात मौजूद है जहां से ये क्रॉस कर सकते हैं। बट मेन थिंग इज कि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उसमें वो, या जो पावर में बैठे हुए लोग हैं, जो तबका बैठा हुआ है तहरीके तालिबान अफगानिस्तान, वो अपनी विल नहीं शो कर रहे टू टेक एक्शन अगेंस्ट दीज पीपल और टू स्टॉप दीज पीपल। तो वो आपने देखा होगा दोनों डायलॉग्स के दौर इसलिए फेल हुए कि उनकी जो डोरे हैं वो कोई और हिला रहा था जो उनको स्पॉन्सर कर रहा है। जी, बिल्कुल। इनके अपने लीडरशिप, स्पॉयलर्स, इलीगल स्पेक्ट्रम से जुड़ा हुआ माफिया, और अनफॉर्चुनेटली हमने थोड़ा सा पॉलिटिक्स और जो स्मगलिंग माफिया है इनका भी कनेक्शन सामने आता है। तो वो बहुत से अवामिल हैं जो इन चीजों को स्पॉइल भी कर रहे हैं जी। ठीक। जनरल साहब, अगर अफगानिस्तान जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी जारी रखता है तो पाकिस्तान के लिए रेड लाइन क्या होनी चाहिए? अगला कदम क्या हो सकता है हमारा? देखिए, पाकिस्तान तो अपनी रेड लाइन खींचती है जी। पाकिस्तान ने तो कहा आप अपनी सरजमीन से अगर इस्तेमाल रोकेंगे नहीं तो पाकिस्तान एक्शंस लेगा।
Pakistan will pursue them inside Pakistan and Pakistan will pursue them outside Pakistan. पाकिस्तान के पास और चॉइस उन्होंने छोड़ी ही नहीं है। तो पाकिस्तान बड़ा क्लियर है, प्रिसीजन के साथ काइनेटिक एप्लीकेशन जारी रहेगी। पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो एक कंडीशंस क्रिएट करेंगी फॉर अ बेटर नेगोशिएशन, बेटर बातचीत। अल्लाह करे कि तालिबान, तहरीके तालिबान अफगानिस्तान को ये चीजें जल्द समझ आ जाए एंड दे स्टार्ट गवर्निंग काबुल फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। अभी तो वो किसी और की जंग लड़ रहे हैं ना, और अपने जाती एजेंडे की जंग लड़ रहे हैं। तो आप देखिएगा कि वो एक ये ऑल्दो इंडिया और जो अफगानिस्तान का कोलैबोरेशन कॉपरेशन ये ट्रांजिशनल है, ये जो ही इंडिया अपने मकासद हासिल करेगा तो इनको टिश्यू पेपर से भी बुरे तरीके से यहाँ पर फेंक के जाएगा। बट एनीवे दिस इज द वे ऑफ लाइफ फॉर देम जी। वो अफगानी तभी बनते हैं जब कोई एक्सटर्नल फोर्सेज उन पे हमलावर होती है और उनके मुल्क पे काबिज होती है। अदरवाइज जो ट्राइबल एक सोच है अभी तक उसी में बटे हुए हैं, और अफगानिस्तान की जो लोग हैं दे आर टोटली मिसिंग फ्रॉम देयर पॉलिसी। तो ऑफ कोर्स काइनेटिक के बाद फिर जब माहौल बनेगा तो पाकिस्तान फिर उसमें डायलॉग भी करेगा, वरना पाकिस्तान अभी वो जो बार बार एक सुराख से डसा गया, अब इस दफा वो तजर्बा अपने ऊपर कभी भी नहीं करवाएगा जी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेजर रिटायर्ड ज़ाहिर महमूद हमारे साथ मौजूद थे, सारी गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान के हवाले से कहा कि हमारी पॉलिसीज़ और हमारा जो नुक्ता नज़र है वो बिल्कुल क्लियर है और हम दुनिया को बता चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे एक अहम खबर के हवाले से। ताज़ा तरीन लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में बढ़ती हुई बेरोज़गारी की शरह तकरीबन 7% तक पहुँच चुकी है, जो 2020-21 में 6.3% थी। चीफ शुमारियात डॉक्टर नईम ज़फ़र के मुताबिक गुज़श्ता साल ये शरह 6.4% थी, जो अब बढ़कर 7.1% हो गई है। माहिरीन कहते हैं कि नौजवानों के लिए मुलाजमत के मौक़े कम हो रहे हैं और इक़्तिसादी चैलेंजेस की वजह से बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है। साथ ही साथ हालिया सर्वे में ये भी देखा गया है कि ज़राअत से निकली हुई लेबर कुव्वत खदमात के शोबे की तरफ मुंतकिल हो रही है और कई देही इलाके अब शहरी इलाकों में बदल गए हैं। ताहम नौजवानों में रोज़गार के कम मौक़े और मौशी मुश्किलात ने मुल्क में बेरोज़गारी को मज़ीद बढ़ा दिया है। माहिरीन का कहना है कि सनती शोबा ज़्यादा कारोबारी लागत, पेचीदा टैक्स निज़ाम और बुलंद शरह सूद की वजह से मसाइल का शिकार है, जबकि बैरूनी सरमायाकार भी पाकिस्तान में सरमायाकारी से गुरेज कर रहे हैं। पाकिस्तान की सनती तरक्की और बरामदात में कमी ने भी इक़्तिसादी शरह नमू को सुस्त किया है। माहिरीन के मुताबिक करंट अकाउंट खसारा, महंगाई और ज़रई पैदावार में कमी ने मौशी सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया। इन तमाम अवामिल की वजह से मुल्क में बेरोज़गारी और गुर्बत में इजाफा हुआ है और इसका सबसे ज़्यादा असर नौजवान तबके पर है और मुतवसत तबका भी इसका शिकार हो रहा है। इसी सूरत हाल से निपटने के लिए फौरी इक़्तिसादी इस्लाहात की कितनी अशद ज़रूरत है, ये सब देखना होगा। हमने देखा कि जब भी हुकूमत की जानिब से कोई बात की जाती है तो बड़े बड़े दावे सामने आते हैं कि मुल्क में महंगाई हमने कम कर दी है, लेकिन जो फैक्ट सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 2020 और 21 में इससे कम शरह थी, अब जो शरह है वो 7.1 पे पहुँच चुकी है। पाकिस्तान में बेरोज़गारी 7% पर आ चुकी है। नौजवानों में 11.1%, देही ख़वातीन और घरेलू कारकुनान जो है उनके हवाले से हफ्तावार महंगाई में 0.07% इजाफा किया गया। अगर हम सब्जियों का जिक्र करें तो टमाटर 57% महंगा हो चुका है। इसी पर बात करेंगे। माहिर मईशत हमें ज्वाइन हैं डॉक्टर नदीमुल हक साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक बेरोज़गारी 7.1% तक पहुंच चुकी है। आपके नज़दीक नौजवानों में रोज़गार के कम होते मौक़े की सबसे बड़ी और बुनियादी वजह क्या है? इसमें हमारे लिए ख़तरनाक सूरत हाल कहाँ पर पहुंच चुकी है? देखिए जी, पहली चीज तो ये मैं फिगर ही नहीं मानता। मेरा ख्याल ये फिगर काफी जी क्या कहते हैं अंडर काउंटेड है, क्योंकि सेंसस में तो उन्होंने खुद ही कहा था कि 22% अनएम्प्लॉयड हैं, जो हफीज पाशा साहब बार बार कहते रहते हैं। दूसरा ये है कि जो हमने मेजर किया था, दुर्र नायाब ने मेजर किया, डॉक्टर दुर्र नायाब ने, कि जी जो ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी कोई 34% है। तो मेरा ख्याल अनएम्प्लॉयमेंट को 7% तो बड़ी अजीब फिगर है, कोई बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर नहीं। बाकी ये कि बच्चे क्यों अनएम्प्लॉयड रहते हैं, एक तो आपने बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी बना दी है और इतने नौकरी जितनी यूनिवर्सिटी बन गई है। नंबर 2, नौकरी तो निकल ही नहीं रही। हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं जहाँ के कोई इन्वेस्टमेंट आ सके इस मुल्क में, या इन्वेस्टमेंट अंदर से भी हो सके। इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में ख़त्म हो चुकी। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो नौकरी नहीं आती, यानी कि जब तक दुकानें नहीं लगती, फैक्ट्री नहीं लगती, कोई वेयर हाउसेज नहीं बनते, वेरियस चीज़ें जो नहीं, शॉपिंग मॉल नहीं बनते, तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगी? तो हुकूमत ने जब हर चीज़ पे धक्का लगा दी है और हुकूमत ने कहा है जो बनाओगे हम टैक्स करेंगे, तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट भी गिरेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी गिरेगी।
डॉक्टर साहब, मौजूदा मौशी चैलेंजेस हम देख रहे हैं, करंट अकाउंट खसारे की बात करें, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, गरीब आवाम के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। अब क्या समझते हैं हम कि इनको कंट्रोल करने के लिए कौन से ऑप्शंस हैं हमारे पास? ये सबसे बड़ा ऑप्शन जो हुकूमत को देते रहते हैं, आप लोग भी बताते रहते हैं, कोई सुनता नहीं है। जी। सबसे बड़ा ऑप्शन है कि आप जनाब मार्केट में जो रेगुलेशन है, ये जो निज़ाम है एनओसी का, एफिडेविट का, लीगल निज़ाम, जहाँ के आप कागज़ ही कागज़ भरते रहते हैं और दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं, इसको बंद करें। लोग जो काम करना चाहते हैं उनको काम करने दें। दूसरा, अगर वो कुछ थोड़ा-सा पैसा बना लेते हैं, आप उनको टैक्स के पीछे उनके पड़ जाते हैं कि टैक्स दो, टैक्स दो, टैक्स दो, भी थोड़ी देर छोड़ दो उनको। पैसा तो बना लें दो, फिर टैक्स देना। तीसरा ये है कि आप उन लोगों को ये जो जगह-जगह इजाज़त नहीं देते कुछ करने की, जैसे कि आप डाउनटाउन्स में दुनिया के जो सारे हमारे शहर हैं, उनके सिटी सेंटर में आप बिल्डिंग नहीं बनने देते, आप फ्लैट्स नहीं बनने देते, आप कोई शॉपिंग मॉल नहीं बनने देते। इस निज़ाम को ख़त्म करें, लोगों को बनाने दें चीज़ें। तीसरा ये है कि आप ऐसी चीज़ें बनाने दें जो आप एक्सपोर्ट कर सकें। अभी हालत ये है कि आप हर चीज़ बना रहे हैं जो लोकली सिर्फ बिकेगी, और वो लोकली क्यों बिकती है? बिकॉज़ आपने इतनी ज़्यादा टैरिफ्स रखे हुए हैं कि लोग कुछ कर नहीं सकते। आपने गाड़ियों का जो टैरिफ रखा हुआ है अजीब किस्म का है, हर चीज़ पे इतना बड़ा टैरिफ है, उसको लोअर करें, लोगों को एक ओपन इकोनॉमी दें, लोगों को खेलने दें गेम। जैसे कि आपको सबको क्रिकेट का शौक है, हमारी गाड़ियाँ बंद हुई क्रिकेट की वजह से, तो क्या क्रिकेट को हम प्रोटेक्ट करते हैं? हम लाते हैं टीमें, उनसे खेलते हैं और हारते भी हैं। तो इसी तरह इकोनॉमी भी चलनी चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें जो होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि नौजवानों की बेरोज़गारी के हवाले से पहले भी आपने ज़िक्र किया कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा बन चुकी हैं। लेकिन देखिए, तालीम हासिल करना तो हर फ़र्द का हक़ है, बुनियादी हक़ है। तो यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा बनना, क्या यही वजह है कि नौजवान जो हैं वो बेरोज़गार हैं? हम मुस्तक़बिल में अपने नौजवानों के लिए क्या ऐसे इक़दामात कर सकते हैं? कौन से, हम जो भी हुकूमत आती है वो बहुत बड़े-बड़े दावे करती है कि नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े लेके आएँगे, लेकिन हमने देखा कि पिछले 2 सालों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे नौजवान जो हैं मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। देखिए जी, ये नौजवानों को जाली डिग्रियाँ देने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा। हमने जो निज़ाम बना लिया यूनिवर्सिटीज़ का, इस पे बहुत दफ़ा लिख चुका हूँ मैं, किताबें भी लिखी हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी का निज़ाम भी लिख रहा हूँ बैठा होके, हमारी यूनिवर्सिटी का निज़ाम टूटा हुआ है। हुँ। हमारी यूनिवर्सिटी के निज़ाम में आप क्या करते हैं, आपके पास कोई अच्छे प्रोफ़ेसर नहीं है, आपके पास कोई अच्छे सोचने के मौके नहीं है, आपके पास जो प्रोफ़ेसर हैं अनक्वालिफ़ाइड, वही उन लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप उनको डिग्रियाँ ताहयात देते जा रहे हो। हर के बंदे के पास 3-3 4-4 डिग्री है। जैसे डिग्री मिलती है उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, बड़ा अफ़सर लगना चाहता है। अब वो बड़े अफ़सर की नौकरी है नहीं कोई। तो फिर अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमी को साथ-साथ चलना पड़ता है। तालीम जो आपने कहा हक है, ज़रूर हक है, पर तालीम का मतलब ये नहीं जाली डिग्री मिल जाए। तालीम का ये मतलब नहीं कि आप उनको लट्टू तोता बना के कह दें। तालीम कुछ और चीज़ होती है। हमें इस पे भी डिबेट करनी चाहिए, तालीम होती क्या है? तालीम ये तो नहीं कि आप एक फ़िज़ूल किस्म की डिग्री ले जहाँ आपने कुछ नहीं सीखा। तो हमारे मुल्क में जो डिग्रियाँ हैं वो काफ़ी अंडर प्रेशर हैं, और बहुत लोग इस पे लिख चुके हैं। मैं भी, परवेज़ होता, बहुत लोग लिख चुके हैं। निज़ाम गलत बना हुआ है। एचईसी को रिवाइज़ करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए। वो होता नहीं हमारे यहाँ। हम कभी इवैल्यूएट नहीं करते। हम सोचते हैं हर डिग्री जो है वो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के दुरुस्त। बराबर है। यहाँ ये भी हालत है कि बच्चे जब ग्रेजुएट कर जाते हैं उनको डिग्री अटेस्ट करानी पड़ती है। आपको पता है डिग्री अटेस्ट करने में कितना टाइम लगता है? जी, जी, मुझे आज बहुत एक टाइम। साहब मिले हैं, बड़े वेल प्लेस्ड, बड़े क्या कहते हैं, बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे। उनका बच्चे की डिग्री पिछले 6 महीने से टेस्ट नहीं हो रही, और वो बाहर से। तो ये निज़ाम क्या बनाया हुआ है जहाँ की डिग्री टेस्ट करानी है, डिग्री आपकी टेस्ट होती नहीं है, फिर आप फँसे रहते हैं, फिर आप भाग-दौड़ करते हैं, फिर आप सिफ़ारिशें करते हैं। ये ख़त्म करें। बच्चों के लिए तालीम बिल्कुल ज़रूरी है, पर उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है अपॉर्च्युनिटी, हुँ। मौके काम करने के। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चों को आप कारोबार क्यों नहीं करने देते? हम बच्चों को हमने लगवाए थे यहाँ इस्लामाबाद में खोखे, तोड़ दिए उन्होंने। व्हाई कांट बच्चास हैव खोखास? व्हाई कांट दे स्टार्ट देयर ओन बिज़नेसेस? सही। इसी तरह बहुत लोगों ने शुरू किया। स्टारबक्स जो खोखा $100 बिलियन की कंपनी बन गई है। इसी तरह लोगों ने कंपनियां शुरू की और बन गए। ये एप्पल जो थी ये शुरू हुई थी एक गराज में। अब यहाँ आप अगर नहीं शुरू करने देंगे लोगों को काम, और आप सिर्फ ये कहेंगे जाली डिग्री लेते रहो, तो और वो भी 30-40 तक। मैं देखता हूँ 30-30 35-35 साल के बच्चे कॉलेज में बैठे हुए। क्यों बैठे हो भाई? तो ये सारा निजाम हमें सोचने की जरूरत है। ये नहीं कि सिर्फ कि भाई उसके बाद डिग्री है तो वो कोई अच्छा हो गया। बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफ़ा करती हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ में एक तो जो पढ़ाया जाता है वो रियल लाइफ में बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं होता। आप जो पढ़ के आते हैं, जब आप उस फील्ड में जाते हैं तो बिल्कुल अलग होता है। और दूसरा ये कि हमारे जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स होते हैं उनको बिल्कुल भी हमारे घरों की जानिब से या किसी भी बड़े की जानिब से ये नहीं कहा जाता कि आप जाकर अपना कोई बिज़नेस शुरू करो। अब आपको इतनी नो हाउ हो गई है कि आप अपना बिज़नेस चला सकते हो, चाहे वो छोटा बिज़नेस ही हो, स्मॉल बिज़नेस। बस ये कहा जाता है कोई अच्छी नौकरी को ढूँढो। तो यहाँ पर हम लोग लैग कर रहे हैं। हुकूमत को कौन-कौन से इक़दामात करने की ज़रूरत है?
है बगैर वसी पैमाने की मौशी इस्लाहात के। बिजनेस करने के लिए हुकूमत को जगह तो दे ना हमें। अगर बच्चा, जैसे मैंने कहा, छाबड़ी लगाना चाहता है जी तो हुकूमत को तकलीफ हो जाती है कि यहाँ अंडरपास बनेगा, यहाँ फ्लाईओवर बनेगा, यहाँ एग्जैक्टली। गाड़ी निकलनी है, क्रिकेट मैच होना, तो वो कहाँ बेचारा छाबड़ी लगा। बिजनेस का ये तो नहीं मतलब होता कि वो कोई बहुत बड़ी बिजनेस करे। एक छाबड़ी इज अ बिजनेस। बच्चे जो ग्रेजुएट अभी छोटे हैं वो ऐसे ही बिजनेस शुरू कर सकते हैं, उनको लगाने दें। कहाँ वो बेचारा करे। तो अनफॉर्चुनेटली आप उसको कारोबार करने नहीं देते। अगर वो छोटी मोटी कोई बिजनेस लगाता है, उसकी जो परमिशन का निजाम है वो इतना ज्यादा, जैसे अभी IMF की रिपोर्ट है ये, वो ठीक कहती है कि आप हर जगह तो परमिशन दे रहे हैं उसको। हर बंदा तो के बैठा हुआ, अभी आज एक मैं सुन रहा था बिजनेसमैन का तकरीर कर रहा था कि जी वो 5-6 तो उसको परमिशन, उसके पास इंस्पेक्टर आते हैं हर हफ्ते आके इंस्पेक्टर उससे पैसे ले जाते हैं। तो एक अगर छोटी बिजनेस किसी बच्चे ने शुरू की और 5-6 इंस्पेक्टर ने आके पैसे लेने, वो बिजनेस तो चल नहीं सकती, वो तो घर ही बैठ जाए तो बेहतर। हुकूमत अगर अपना काम ठीक करे और पीछे हटे और लोगों को बिजनेस करने दे, चाहे वो छाबड़ियां लगा रहे हैं, चाहे वो छोटी दुकानें लगा रहे हैं, चाहे वो गंद डाल रहे हैं, डालने दें उन्हें। इससे बेहतर है कि वो बच्चे फारिग बैठे हों और वो बच्चे बेचारे कुड़ रहे हों, उनको नौकरी कोई नहीं मिल रही, वो भाग रहे हैं इधर उधर रोते हुए। तो आई थिंक हुकूमत का सब बहुत बड़ा कसूर है इसमें। हुकूमत पीछे हटे, उनको उनको चीजें देने से बेहतर यह है कि उनको काम करने दे। काम नहीं करने देती, उनको कहते हैं हम आपको कोई पैसे दे देंगे, कोई ये कर देंगे, कोई वो कर देंगे, वो उससे कुछ नहीं होता। उनको जगह दें काम करने की। जगह का मतलब या फिजिकल एज वेल एज लीगल। इंस्पेक्टर का निजाम खत्म करें, एफिडेविट का निजाम खत्म करें, NOC का निजाम खत्म करें। बच्चों को कारोबार करने दें, जो कारोबार करते करें। चाय का खोखा लगाने लगा लें। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब लास्ट में वालिदैन के लिए मौशी तौर पर हम देखते हैं कि वो भी परेशान नज़र आते हैं, नौजवान नस्ल भी परेशान है, हमारे जो लोग हैं डिप्रेशन का शिकार हैं, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि इन हालात में किस तरह से अपने आप को वो मौशी तौर पर बेहतर कर सकते हैं? मेरा तो एक ही मशवरा है जी कि यहाँ से भाग जाए, क्योंकि यहाँ हुकूमत उनको नहीं काम करने देने चाहेगी, ना उनको करने देगी। वो जरा सा कोई 4 पैसे बनाते हैं तो टैक्स कलेक्ट करने आ जाते हैं, जी हाँ। 4 पैसे बनाते हैं तो इंस्पेक्टर आ जाते हैं पैसे लेने के लिए। फिर वो जरा सा थोड़ा सा कुछ करते हैं तो आप कहते हैं मेरे दफ्तर के चक्कर लगाओ, 10 चक्कर। एक बंदा अगर कारोबार कर रहा है, वो अगर दफ्तर में हफ्ते में 10 दफा दफ्तर जाएगा तो कारोबार तो खाक करेगा वो। ठीक है, तो हुकूमत को सोचना है, जैसे पूरी दुनिया में, मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह हुआ है, रेगन ने किया है, थैचर ने किया है, अभी ट्रंप भी कर रहा है कि रेगुलेशन कम करो भाई, ये दफ्तरों का कारोबार बंद करो, लोगों को कारोबार करना दो, एक्चुअली काम करने दो। जो बिजनेस करता है वो फिर दुकान या जो भी काम करता है वो सुबह 6 बजे शुरू करता है और रात को 12 बजे तक वो काम करता है। अब अगर उसने सरकारी दफ्तरों में जाना है और 10 इंस्पेक्टर ने आकर उसे तंग करना है तो उससे बिजनेस तो नहीं हो सकती। तो ये हुकूमत को करना है बेसिकली, बच्चों को काम करने दें, कारोबार करने दें। वो अपने जहन से, अपनी क्रिएटिविटी से काम करेंगे, पर उनको मौका दें, उनको तंग ना करें। बस मैं तो कहता हूँ एक ही चीज है, तंग ना करें, निकल जाए रास्ते से। कहते जो लगाना है लगाओ भाई, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, हम तुमसे टैक्स भी नहीं लेंगे 5 साल, हम तुम्हें कोई तंग नहीं करेंगे, तुम्हारे पास कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा, करने दें उनको काम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे माहिर मईशत डॉक्टर नदीमुल हक साहब, और इस सारे मामले पे गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि अपने लिए सोचना चाहिए, अगर अच्छी नौकरी नहीं मिल रही तो कोई स्मॉल बिजनेस की तरफ भी आप जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे इथियोपिया में 12,000 साल से खामोश रहने वाला हेलगिबी आतिशफशां अचानक फट गया और इससे निकलने वाला धुआं 46,000 फीट की बुलंदी तक पहुंच चुका है। ये आतिशफशां आपको बताएं कि तकरीबन 800 किलोमीटर दूर अफार रीजन में वाक़या है। फ्रांसीसी और अमरीकी के माहिरीन के मुताबिक ये पहला मौका है कि 12,000 साल बाद आतिशफशां फटा है और इससे निकलने वाली राख के बादल यमन, ओमान, भारत और शिमाली पाकिस्तान तक पहुँच चुके हैं। आपको बताएंगे महकमा मौसमियात पाकिस्तान ने इस वाक़े के बाद अलर्ट जारी कर दिया है। तर्जुमान अंजुम नज़ीर के मुताबिक कि राख गवादर के जनूब में 60 नॉटिकल मील दूर तक देखी गई और 45,000 फीट की बुलंदी पर थी। याद रहे, पाकिस्तान में डोमेस्टिक परवाज़ें 34 से 36,000 फीट, जबकि बैनुल-अक़वामी परवाज़ें 40 से 45,000 फीट की बुलंदी पर होती हैं। इसलिए राख बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के इंजन के लिए ख़तरा पैदा कर सकती है। अब तक इथियोपिया हुकाम ने जानी नुकसान या किसी बड़े इनखला की इतला नहीं दी, लेकिन माहिरीन के इस वाक़े को आलमी सतह पर अहम करार दिया जा रहा है। इसी पर बात हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर आदिल नसीर साहब, CEO हैं ऑल पाकिस्तान जियो साइंटिस्ट एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया आदिल साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आप क्या समझते हैं, ये 12,000 साल के बाद फटने वाला ये आतिशफशां जियो साइंस में किस दर्जे का वाक़या समझा जाएगा और इसकी नोयत और शिद्दत को कैसे बयान किया जा सकता है? और ये जो राख है, ये क्या आम इंसान के लिए भी ख़तरनाक है?
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो ज़मीन के अंदर एनर्जी है, ये अकोमुलेट हो रही होती है और अरसा दराज से इसको हज़ारों साल लगते हैं, जो एनर्जी जो है इकट्ठी हो रही होती है। और उसके दौरान फिर ज़मीन का जो दर्जा हरारत है, वो काफ़ी बढ़ जाता है। उस दर्जा हरारत के नतीजे में ज़मीन के निचले हिस्से में, जिसको हम कोर भी कहते हैं, उसमें प्रेशर क्रिएट होता है मल्टीपल गैसेस की वजह से। वो जब गैसेस इकट्ठी होती हैं तो वो एक सबब बनता है वॉल्केनिक इरप्शन का। सही। अब चूंकि ये जो अर्थक्वेक्स है या वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, ये एक साइंटिफिक फिनोमिना है जिसको हम इस दुनिया में अभी तक कोई भी साइंटिफिक ऐसा ना तो आला मौजूद है, ना कोई ऐसी रिसर्च मौजूद है कि जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकें। तो इसकी प्रिडिक्शन तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर्स का डाटा देखें, कोई 1000 साल पुराना डाटा देखें या 100 साल पुराना डाटा, जैसे जायका जापान के पास भी डाटा अवेलेबल है, इसी तरह यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे है, उनके पास डाटा अवेलेबल होता है। पाकिस्तान में पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इनके पास जितनी भी साइज्मिक एक्टिविटीज़ होती हैं और ये जो नागहानी आफात हैं जिसमें वॉल्केनिक इरप्शन है, इनका डाटा मौजूद होता है। अब टिपिकल अगर हम उस पिन पॉइंट पे आए कि ये जो अथोपिया का जो इलाका है जिसमें ये आतिशफशां फटा है, ये तकरीबन 12,000 साल बाद ये इरप्शन हुई है। और इसकी जो बुलंदी है, ये तकरीबन 14 किलोमीटर जो है ना सतह समुंदर से ये हवा में गया है। और इसमें जो खारिज होने वाली गैसेस हैं, जिसमें सल्फर ऑक्साइड जो है, जो कि एक खतरनाक गैस है, वो खारिज हुई है। लेकिन चूंकि ये जो रिहायशी इलाके थे, उनसे काफ़ी दूर इसका मुकाम है, अगर आप वीडियो में इसको दिखा सकें, जी जी। तो इस वजह से इसमें किसी किस्म की हलाकत नहीं हुई और किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब जो इसके असरात हैं, वो इथोपिया से लेके अब इसकी जो हवा के अंदर इसका तनासुब है इनकी गैसेस का, और इसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो यमन, ओमान की तरफ जी गए जी। हैं। और इसका इम्पैक्ट जो है ये मशरक़े पाकिस्तान, इंडिया, इस तरफ भी इसका आने का खदशा है। अच्छा तो ये आदिल साहब, एक पाकिस्तान साइंटिफिक में और जो बैनुल अक़वामी परवाज़ें हैं वो 40 से 45 हज़ार फिट की बुलंदी पर उठती हैं, तो राख के बादल इस वक्त हमारी फ़ज़ाई रूट्स के लिए कितना बड़ा ख़तरा है? जी, बिल्कुल। असल में अब ये चूँकि हमारा जो फ़िज़ाई सिस्टम है, इसको भी पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही कंट्रोल करता है। चूँकि इसमें हमें वेदर पैटर्न्स को देखना पड़ता है और ये फिर डायरेक्ट क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक अप हो जाता है। हम्म। अब क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स अपनी जगह एक असर-अंदाज़ होते हैं, और जब इस किस्म का कोई भी अनयूजुअल वाक़या हो, तो वो फिर फ़ज़ाई परवाज़ों के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो इसलिए इस वक़्त मुझे पूरा यकीन है कि जो पाकिस्तान में जो फ़ज़ाई परवाज़ों की जो आमद-ओ-रफ़्त है दूसरे मुल्कों के साथ, उसके अंदर भी इन्होंने शेड्यूल के अंदर ज़रूर चेंजेज़ की होंगी, क्योंकि अदरवाइज़ ये किसी न किसी ख़तरनाक सबब का बाइस बन सकती है। ठीक है। आदिल जी। साहब, इस वाक़े के बाद शहरियों, फ़ज़ाई मुसाफ़िरों और हुकूमती इदारों को आप क्या बताएँगे, कौन-कौन से एहतियाती तदाबीर हैं जो उनको इख्तियार करनी चाहिए? पाकिस्तान के पास आतिशफ़शानी राख की मॉनिटरिंग के लिए कोई जदीद निज़ाम मौजूद है? जी। इसमें 2 तरह के मॉनिटरिंग निज़ाम हम डिस्कस कर सकते हैं। एक ठीक। तो जो हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम। एक तो अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारा एक्टिव होना चाहिए फ़ज़ाई जो परवाज़ें हैं, उनके लिए भी। और दूसरा, जैसे हमारे पास डिफरेंट मॉनिटरिंग सिस्टम हैं, जो कि नेचुरल साइज़्मिक एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं। वो थोड़ी-सी भी साइज़्मिक एक्टिविटी हो, वोल्केनिक इरप्शन हो, उसको मॉनिटर करते हैं। और ख़ास तौर पे वेदर पैटर्न्स को भी अब हम मॉनिटर कर सकते हैं। हमारे पास हुँ। ऐसे इक्विपमेंट्स और आलात मौजूद हैं, जिनकी वजह से हम मौसम को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कम से कम उसमें एक्यूरेसी लेवल हमारा बहुत हद तक 10 दिनों तक हम इसकी प्रेडिक्शन दे सकते हैं। तो अब इनको चाहिए कि जो इनके वार्निंग सिस्टम्स हैं, वो प्रॉपर काम कर रहे हों। उनके जो एसओपीज़ हैं, वो एसओपीज़ जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल कोड्स हैं, उनके मुताबिक इनको ऑपरेट करने चाहिए, ताकि किसी किस्म का जानी और माली नुकसान ना हो सके। क्योंकि ये वो डिज़ास्टर्स हैं, ये नेचुरल डिज़ास्टर्स, इनकी अगर खुदा ना खास्ता इनके अंदर कोई ट्रैप हो जाए, कोई फ़ज़ाई हादसा भी हो सकता
है और फिर जब कोई चीज इसमें ट्रैप हो जाती है तो उसमें से निकलना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि उसमें आपके पास ये कुशन नहीं होता। ना अर्थक्वेक के अंदर आपके पास ऐसे कुशन होते हैं, ना वॉल्केनिक इरप्शन में होते हैं, और हम जो है हम उसके धुएं से इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए एक साइंटिफिक फोरम, जैसे हमारे यहाँ कोई भी बड़ा वाकया पाकिस्तान में होता है तो फौरन पॉलिटिकल पार्टीज का एक इजलास बुलाया जाता है। इसी जी। तरह एक साइंटिफिक फोरम, मेरी रिकमेंडेशन है जो आपने मेरे से सवाल किया, कि एक साइंटिफिक फोरम की जो गुजारिशात हैं और जो उनकी रिसर्च है उसको फौरी तौर पर शामिल किया जाए पॉलिसीज के अंदर, ताकि उन पॉलिसीज को मद्देनजर रखते हुए हम एक ऐसा जामिया प्लान तैयार करें, प्लान मुरतब करें कि जिससे ना जानी नुकसान हो ना कोई माली नुकसान हो, और हम इसको जितना हद तक हमारे लिए मुमकिन हो हम अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत इसके किसी भी नागहानी आफत से ठीक है, इससे बचा हमें जा सकता है। बहुत निपट शुक्रिया। हमारे साथ ये मौजूद है रख सकते हैं। प्रोफेसर आदिल नसीर और इस सारे मामले कर रहे थे। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक नौजवान लड़की पर हौलनाक तशद्दुद का वाक़या सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर शदीद गम गुस्से की लहर दौड़ गई है। एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक कम उम्र लड़की के बाल जबरन काटे जा रहे हैं और वो खौफ के आलम में खामोश है, जबकि पस मंज़र में दीगर अफराद तमाशाई बने हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या 1.5 माह पहले रावलपिंडी क्रिश्चियन कॉलोनी में पेश आया और मुतासिरा लड़की के बयान के बाद 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। मुतासिरा लड़की ईमान फातिमा का कहना है कि 1.5 महीने पहले सना नाम की लड़की और अरमान नाम का लड़का मुझे अपने फ्लैट पर लेकर गया। उन्होंने मुझे मारा, मेरे बाल काटे और मेरी वीडियो भी बनाई। इसी पर बात करेंगे, डिटेल्स हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे नईम चंजुआ। नईम, कहिएगा ये मामला आखिर पेश क्यों आया, वाकया जो है उसके पीछे हकीकत क्या है? अच्छा, अब जिस तरह एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर सामने आई है, रावलपिंडी पुलिस की मुद्दत में ये एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें भी जो है वो ये वजह सामने नहीं आई है कि जिस तरह लड़की कह रही है, उसने भी अपना जो वीडियो बयान जारी किया कि इन लोगों ने मारा, जिनके नाम इन्होंने लिए हैं, कि इन लोगों ने इसके ऊपर तशद्दुद किया और बाल काटे, लेकिन वजह नहीं बताई कि वो वजह क्या थी, इसको घर पे किस वजह से लेके गए थे। ईमान जो है वो एक टिकटॉकर भी हैं और इनकी काफी वीडियोस जो है वो वायरल भी होती रहती हैं। इनकी दोस्तियां काफी थी और इसी तरह इन्होंने बताया कि वो इसकी एक दोस्त थी, वो कुछ लोगों के साथ आई और इसको घर से लेके गए और फिर इसके ऊपर तशद्दुद किया, लेकिन वजह ना ईमान ने अपनी वीडियो में बताई और ना ही एफआईआर में कोई वजह लिखी गई है। ठीक है, अभी इनके हवाले से क्या कार्रवाई सामने आई है? गिरफ्तार कर लिया गया मुल्ज़िमान को? मुल्ज़िमान जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें मेन अनीस भी है, इसके साथ नज़ार खान जो है उसको भी गिरफ्तार किया है, मिट्ठू को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामाबाद पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन नामजद जो है वो एफआईआर में जो लोग किए थे उनमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जब ये वाकया वायरल हुआ था तो कहा जा रहा था कि ये इस्लामाबाद का वाकया है, लेकिन जब लड़की का बयान आया तो उसके बाद रावलपिंडी पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व हो गई और खुद से इस वाक़े पर एफआईआर दी गई और फिर उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस से रब्ता किया गया। लोईबेर पुलिस ने पहले से मुल्ज़िमान को हिरासत में लिया हुआ था और रात के वक्त जो है वो इनको रावलपिंडी में ट्रांसफर किया गया। लड़की के बारे में कहा गया कि उससे भी रब्ता हो गया। गुज़िश्ता रोज सुनो न्यूज़ से एसएसपी ने भी बात की कि लड़की से रब्ता हुआ और उससे बयान भी लिए गए हैं, लेकिन एक बात यह है कि अभी तक जो है वो वजह जो है वो सामने नहीं आई है कि लड़की को तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया गया। अच्छा नहीं, खातून का भी जिक्र किया गया कि खातून भी इसमें मुलव्विस थी, उसके हवाले से क्या इतलात मौजूद है आपके पास? नाम की खातून का लड़की ने खुद भी अपनी वीडियो में जिक्र किया कि वो उसकी सहेली थी और वो उसको लेके गई इन लोगों के साथ, लेकिन फिर बात वहीं पे आ जाती है कि वजह जो है वो जब तक सामने नहीं आएगी तो नहीं पता लगेगा कि क्या ऐसी वजह थी कि जिसकी वजह से इतना इसके ऊपर तशद्दुद भी किया गया और इसके साथ इसके बाल भी काटे गए, जो गैर इंसानी फेल है और इसके ऊपर सख्त कार्रवाई। ठीक है, इतलात जो है आपके पास वो ये हैं कि अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया, उनको मजीद कार्रवाई इस पर होगी। बहुत शुक्रिया नईम जो हमारे साथ मौजूद थे। आपको बताएंगे लाहौर की टोरंटन मार्केट में गोश्त के तमाम इकसाम जैसे मटन, बीफ, चिकन और मछली वगैरह के लिए नायाब हलाल जानवरों का गोश्त भी दस्तयाब है। ये मार्केट लाहौर में मुजंग चौक के नज़दीक शादमान में वाक़ है। इस पर शहमा आलम खान ने रिपोर्ट तैयार की है, वो देख लेते हैं। लाहौर की टोरंटन मार्केट जो हकीकत में तो अंग्रेज दौर में 1864 में माल रोड पर बनी थी, लेकिन
वक्त के साथ साथ और ज़रूरियत के पेश नज़र इसको 1992 में लाहौर में LOS यानी मजंग के पास मुंतकिल कर दिया गया। इस मार्केट में अब क्या क्या काम हो रहे हैं, गोश्त का कौन कौन सा मेजर काम हो रहा है, बर्ड्स की कितनी दुकानें उनकी खरीदो फरोख्त हो रही है, ये सब कुछ जानने के लिए चलते हैं इस मार्केट में और यहाँ पर हम दुकानदारों से, ख़रीदार हजरात से बातचीत करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बताइएगा कि आपका ये चिकन का काम है, तकरीबन कितने मन डेली गोश्त आता है और छुट्टी वाले दिन कितना आता है? हाँ, हमारी शॉप का डेली जो आता है तकरीबन 300 kg आता है। और छुट्टी वाले दिन? हाँ जी, छुट्टी वाले दिन कोई 500 kg हो जाता है, 400 kg हो जाता है, बढ़ जाता है थोड़ा सा पहले की निस्बत। था बस रात ही आते हैं, करेलो कस्टमर भी आते हैं, होटलिंग वाले भी आते हैं, कैटरिंग वाले भी आते हैं और ये जो फास्ट फूड वाले होते हैं ये लोग भी हमारे पास। अजीब भाई, मछली का सीजनिंग काम है ये, जरा बताइए कहाँ कहाँ से मछली आ रही है और कौन कौन सी इकसाम की आ रही है? इस टाइम हमारे पास दरियाई, समंदरी और फार्मी 3 किस्म की मछली आ रही है। अच्छा, कौन कौन सी है वो? इसमें रहू, मली, सोल, चिंगाड़ी, खग्गे, रहू, पाम्फलेट और रेड स्नैपर, सोल, खग्गे, काफ़ी आइटम्स आ रही हैं। आप यहीं पे क्यों आए हैं टोरंटो मार्केट पे? ये इसलिए कि ये मेन गार्ड है जहाँ के मार्केट है और ये अब बहुत अच्छी हो चुकी है, ये इसलिए हम इधर से ही लेते हैं। अच्छा, तो हमारी रिक्वायरमेंट जो भी होती है ना वो इधर से पूरी हो जाती है। हर तरह की सफाई होती है, ये जो जानवर होते हैं उनके लिए भी बहुत ही साफ सुथरा माहौल हो। ज़्यादा कस्टमर जो यहाँ पे है ना ये चिकन के ही हैं क्योंकि होलसेल मार्केट है पूरे लाहौर में, इनके लाहौर के गिरदोनवा जितने भी कामों की, सादों की, गुजरांवाला तक यहाँ से चिकन जाता है। तो कभी होता था आज से 10 साल पहले यहाँ पे बीफ की प्रॉपर्ली एक मार्केट होती थी पिछली बैक साइड पे ना, अब वो भी खत्म हो चुकी है। तो वहाँ पे अब एक दुकान है बीफ की बस। और मटन की? मटन भी 1-2 शॉप्स हैं। मटन तो वैसे भी गरीब आदमी की पहुंच में नहीं है। जो अच्छे लोग हैं वो मॉल्स वगैरह से या आजकल वो आपको पता है काफ़ी ब्रांड्स बने वहाँ से मंगवा लेते। चिकन की कीमत कितनी कम हो सकती है? 30 रुपये हो जाएगी, 40 हो जाएगी, इससे ज़्यादा तो कम होती नहीं है। ये तो ऑब्वियस सी बात है। मटन की भी कितनी कम हो जाएगी? ये तो नहीं ना बाहर 6,000 है, इधर 2,000 है, 100-50-60 का फ़र्क होता है। वो होना भी यही चाहिए, ये तो सारा लाहौर इधर उठ के आ जाएगा। यहाँ पर ही आप क्यों आते हैं? आप दूसरी लोकल मार्केट्स में क्यों नहीं जाते या मेन बाजार्स में? उसकी रीज़न सर ये है कि यहाँ पे चरगा मिलता है और सारा पोटा, कलेजी, गर्दन के बगैर जो हमें कमर्शियल यूज़ करने के लिए सबसे जो है ना वो बेहतरीन है। अजी, लोगों का कहना था कि लाहौर की लोकल मार्केट्स के अलावा वो यहीं पे ही आना पसंद करते हैं। इसकी 2-3 वजूहात थी। एक तो ये कि यहाँ पर चिकन के जो रेट्स हैं वो कंपैरेटिवली कम है और नंबर 2 यहाँ पर जो चिकन की क्वालिटी है वो भी बेहतर है। इसके साथ साथ लोगों का कहना था कि यहाँ पर सफाई सुथराई के इंतजाम जो है वो बेहतर है, बल्कि बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। जी, प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।